हाय देयर। तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस फॉर साइकोलॉजी फॉर CUET PG। CUET PG, आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना मास्टर्स में अपनी सीट जो होती है उसको सिक्योर करना चाहते हैं साइकोलॉजी के लिए। तो वही सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट साइकोलॉजी के अंदर, राइट। सो उसी का ही सिलेबस डिस्कशन में करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। नाउ आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रेपरेशन तो क्या उनको पता भी नहीं होगा, उन्होंने सिर्फ फॉर्म फिल किया होगा एंड दे डोंट नो हाउ व्हाट टू डू एंड वेयर टू स्टार्ट एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सिलेबस कैसे फाइंड आउट करोगे। ऐसे ही गूगल पे जाके लिख देना CUET PG साइकोलॉजी सिलेबस। फर्स्ट हाइपर लिंक आएगी, इसको क्लिक करना है, जहाँ पे आपको ये NTA.NIC वाली वेबसाइट मिलेगी। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरा पेज मिलेगा। ये देखो, NTA की वेबसाइट है और इन्होंने पूरा सिलेबस दे रखा है ह्यूमैनिटीज़ के लिए। नीचे नीचे जाके स्क्रॉल करना, साइकोलॉजी पे क्लिक करना और आपको ये सिलेबस जो होगा वो खुल के मिल जाएगा। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल करोगे और स्क्रॉल करोगे और स्क्रॉल करोगे तो उन्होंने 13 यूनिट्स जो है वो बता रखी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या क्या पूछने वाले हैं। ऑल राइट, एनीवे, इन्होंने कोई पैरामीटर्स तो दे नहीं रखे कि क्या सारी चीज़ें पूछने वाले हैं, लेकिन इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको देख लेते हैं एक बार, बिकॉज आप भी फॉर द फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होंगे, आई एम श्योर। 75 क्वेश्चंस ये लोग पूछेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगी और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, बाइलिंगुअल हैं, इंग्लिश और हिंदी में। नेगेटिव मार्किंग वगैरह इन सब के बारे में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है। तो वन बाय वन में थोड़ा सा आपको टॉपिक्स का डिस्कशन कर लेती हूँ आप लोगों के साथ कि मतलब क्या क्या चीज़ें ये पूछते हैं एग्जाम में। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में बेसिक आपकी जनरल जो नेचर, स्कोप, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब पूछते हैं। और जितने भी हमारे स्कूल्स होते हैं, मतलब साइकोलॉजी के और जितने टाइप्स होते हैं, क्लिनिकल, काउंसलिंग, ऑर्गेनाइजेशनल, स्कूल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उससे रिलेटेड कुछ हेयर एंड देयर क्वेश्चन ये आपसे आप लोगों से पूछ लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के अंदर बेसिकली जितनी भी हमारी हिस्ट्री है, लैब सेट कब हुई थी और विलियम वुंड के बारे में पूछेंगे सवाल। विलियम वुंड से रिलेटेड ये शायद आपको कॉन्शियसनेस के बारे में भी पूछ सकते हैं। एडवर्ड टिश्नर के बारे में तो पक्का पूछते ही पूछते हैं। और इनसे रिलेटेड मतलब और भी सवाल पूछते हैं कि किस तरीके से इन्होंने कॉन्शियसनेस को स्टडी करा, ब्रेक डाउन करा, ये सारी हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। फिर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर बेसिकली जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, है ना, सब ये यहाँ पे पूछते हैं, टू नेम अ फ्यू, राइट। ह्यूमनिस्टिक, सब कुछ पूछते हैं एग्जैक्टली। देन इसके बाद क्या है, नेक्स्ट बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है यहाँ पे। न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ब्रेन के फंक्शंस, ब्रेन का स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड जितने भी मेथड्स होते हैं पढ़ने के, ये थोड़ा सा पूछ लेते हैं, हेयर एंड देयर क्वेश्चन। फिर लर्निंग एंड मेमोरी के अंदर बेसिकली क्या होता है, इनकी थियोरीज हैं लर्निंग और मेमोरी से रिलेटेड। लर्निंग की अपनी खुद की थियोरी है, चाहे क्लासिकल कंडीशनिंग हो चाहे ऑपरेंट कंडीशनिंग हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके होते हैं। और मेमोरी से रिलेटेड जो भी आपकी मैं बात करूं, जो भी थियोरीज होती हैं, मेमोरी मॉडल्स जो होते हैं बेसिकली शिफ्रिन एंड एटकिंसन के, देन मल्टी लेवल्स स्टोर्स ऑफ मॉडल, इस तरीके से बहुत सारे मेमोरी के मॉडल्स होते हैं जो सारे ये पूछते हैं। सेंसेशन एंड परसेप्शन के अपने अपने लॉज होते हैं, सेंसेशन के खुद के लॉज हैं, परसेप्शन के भी लॉज हैं, दोनों पूछे जाते हैं। इसमें गेस्टॉल्ट के लॉज भी आ जाते हैं, सेंसेशन के लॉज भी आ जाते हैं, वो ये पूछते हैं। इमोशन मोटिवेशन, अगेन ये थियोरेटिकल बेस्ड आपकी यूनिट है और इसमें थियोरीज से रिलेटेड थियोरीज ही होती हैं। इमोशन की थियोरी कैनन बार्ड की, जेम्स लैंज की, फोकमैन एंड लाजरस एंड फोकमैन की थियोरी, देन शाक्टर सिंगर थियोरी, सारी थियोरीज ये पूछते हैं इमोशन की। मोटिवेशन से रिलेटेड भी जितनी भी हमारी थियोरीज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हर्सबर्ग की थियोरी, देन लीडरशिप वाली थियोरी, सब कुछ पूछा जाता है। इंटेलिजेंस भी थियोरी बेस्ड ही है पूरा का पूरा। इंटेलिजेंस में गार्डनर हो गए, ठीक है, गार्डनर हो गए, जेंसन हो गए, देन स्पियरमैन हो गए, ठीक है, वर्नन हो गए, सबकी थ्योरी ये लोग पूछते हैं इंटेलिजेंस के अंदर भी। नाउ पर्सनालिटी में बेसिकली दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट सम कंट्रीब्यूटर्स, विच आई एम श्योर आपने या तो पढ़े होंगे या फिर अगर आपका ध्यान नहीं भी होगा तो आई डोंट नो इफ यू वुड बी नोइंग, बट फ्रॉइड तो पक्का पूछते ही हैं।
ये तो आपको पता ही होंगे। और कार्ल यूंग, इनके बारे में पूछते हैं, एडलर के बारे में पूछते हैं, कैरन हॉर्नाई के बारे में पूछते हैं, जितने भी हमारे फ्रॉयड और न्यू फ्रॉयडियंस हैं उन सबके बारे में पक्का पूछते ही पूछते हैं। और उन्होंने क्या कोट्स दिए हैं, क्या एग्जैक्टली उन्होंने पूछा है, ये सारा कुछ यहाँ पे पूछते हैं इसके अंदर। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं डिफरेंट तरीके के, चाहे वो एप्टीट्यूड के टेस्ट हो, चाहे वो इंटेलिजेंस के टेस्ट हो, चाहे वो अचीवमेंट टेस्ट हो, जो भी हमारे प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं वो सब पूछा जाता है। नॉन प्रोजेक्टिव प्रोजेक्टिव टेस्ट सारे पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको करना होता है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट जो है ये यहाँ पे डिसऑर्डर पूछते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जितने भी हमारे फिनाइलकीटोन्यूरिया हो गया, आपका फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया, ट्राइसोमी 21 हो गया, इस तरीके से जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं छोटे बच्चों के अंदर वो सारा कुछ यहाँ पे पूछा जाता है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर भी वही डिसऑर्डर्स वाली चीज़ें, मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, देन सब्सटेंस अब्यूज, देन कंडक्ट डिसऑर्डर्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू डिसऑर्डर्स आर बीइंग आस्क्ड। और स्टैटिस्टिक्स तो आप छोड़ ही दोगे, दैट आई नो, बट इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपने तब भी नहीं पढ़ा कॉलेज के अंदर, लेकिन अगर मे बी शायद मैथ्स किसी की अच्छी हो तो पढ़ा होगा। ऑल राइट, एनीवे आई एम जस्ट जोकिंग। सो बेसिकली दिस इज इट, दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अब मैं जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ आप लोगों के लिए, और थोड़ा सा पैटर्न जो है क्वेश्चन का उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वेदर आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एज अ साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग डज साइकोलॉजी यूज एज इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो साइकोलॉजी किस चीज़ का इस्तेमाल करता है प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कलेक्टेड डेटा जो होगा सिस्टमैटिकली उसका यूज़ करेगा। कोई ज़्यादा ही कॉमन सेंस लगा रहा होगा तो कॉमन सेंस चूज़ करके आ जाएगा, क्योंकि ऐसे बच्चे भी होते हैं। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन का हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें इनफॉर्मल हैं और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने अराउंड, तो उसका कुछ काम हमें है नहीं एज सच, और ये हमें इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला अनटिल एंड अनलेस हमने इसको एक्चुअली डॉक्यूमेंट किया है, मतलब लिखा है कहीं। ले पर्सन का ओपिनियन हमें क्यों मैटर करेगा, मतलब जिसको हम जानते ही नहीं उसकी वीडियो क्यों देखेंगे, लॉल। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल रिसर्च ऑन एवरीडे ह्यूमन कंसर्न्स रिवील्स दैट। साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या रिवील करती है ह्यूमन कंसर्न्स के बारे में, ठीक है। टॉपिक्स आर टू कॉम्प्लेक्स टू स्टडी, दिस इज अगेन अ स्टूपिड आंसर अगर आप इसके साथ जाओगे तो। सब्जेक्ट्स विल नॉट वॉलंटियर फॉर रिसर्च मेनी टॉपिक्स, ये भी अगेन इज नॉट इरेलीवेंट। कॉमन सेंस बिलीव्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू, मेथड्स यूज्ड इन अदर साइंसेज आर नॉट रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो जितने भी अदर साइंसेस के मेथड्स होते हैं वो रेलिवेंट नहीं होते स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड, ये रिवील करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कॉन्शियस फोर्सिंग ऑफ डिजायर्स और थॉट्स आउट ऑफ द कॉन्शियसनेस, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज सप्रेशन, ठीक है। टेक्निकली बोलें तो एक तरीके से हम इसको रिप्रेशन कहते हैं। फ्रॉयड की लैंग्वेज में रिप्रेशन का मतलब होता है कि हम धक्के से जानबूझकर जो भी हमारे पुराने थॉट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हमें दुख देती हैं उन सारी चीज़ों को हम क्या करें, अपने सिस्टम से बाहर भेजना चाहते हैं। तो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग के अंदर आता है ये बेसिकली, ठीक है, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। Next question is asking you, personality is fixed in the early years of life and subject to little change thereafter. तो पर्सनालिटी अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में ही फिक्स हो जाती है और बाद में चेंज होती रहती है बस। तो ये व्यू क्या होता है, इसको बोलते हैं हम डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है, देखो अब कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं देख के ही पता चल जाते हैं, दिस इज वेरी इजी। डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि देखो हम ना अपने जो एक्शंस हैं और जो लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है, वो सब ना हमारा प्री डिफाइंड होता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बच्चा कोई स्टूडेंट जो नहीं पढ़ रहा है अभी भी और उसके स्कूल में भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे और कॉलेज में भी अच्छे नहीं आ रहे, तो हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई ये तो आने वाली लाइफ में जॉबलेस रहेगा, है ना, ये प्रिडिक्ट करते हैं ना, दिस इज मेयर प्रिडिक्शन। तो बेसिकली जो डिटर्मिनिज्म कहता है कि एक्शन जो होते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और करा देती हूँ।
ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी एग्जामिन्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट ओवर टाइम। देखो यहाँ पे कीवर्ड है ओवर टाइम पूछा जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, मतलब टाइम के साथ साथ। ठीक है, टेस्ट रीटेस्ट तब होता है जैसे मैंने अगर आज कोई टेस्ट लिया टुडे और यही टेस्ट मैंने 6 मंथ्स बाद लिया, तो इसका भी जो मेरा रिजल्ट होगा ना, टेस्ट का जो भी रिजल्ट आएगा, अगर एक्स आया तो ये भी एक्स ही आएगा 6 महीने बाद भी। अगर आज एक्स आया है तो 6 महीने बाद भी एक्स आएगा, या x+1 आ सकता है, x×2 नहीं आ सकता, x×5 नहीं आ सकता, ऐसे नहीं आ सकता। ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं विथ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नाउ यहाँ पे मीन, मीडियन एंड मोड एंड वेरिएबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। तो ये क्या होता है, मीन को देख के ही पता चल जाएगा ये आपका एवरेज है। ठीक है, मीन स्कोर होता है एवरेज, किसी भी क्लास में किसी भी डेटा सेट में मीन होता है आपका एवरेज। मीडियन क्या होता है आपका, मीडियन होता है आपकी जो मिडिल वैल्यू होती है। ठीक है, और मोड जो होता है सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। वेरिएबिलिटी हमारा क्या होता है कि हमारा जो डेटा सेट है, डेटा सेट जो है इसमें वेरिएशन कितना आ रहा है हमारे मीन से। ठीक है, वेरिएशन फ्रॉम द मीन, यानी कि हमारे एवरेज स्कोर से कितना ज़्यादा हमारा डेटा सेट जो है वो डिफर कर रहा है, दैट इज व्हाट इज वेरिएबिलिटी। ठीक है, सो बेसिकली हम बात करेंगे द पॉइंट अबव और बिलो विच राइज द 50% ऑफ द स्कोरर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी हम इसको ज़रा आंसर जो मार्क कर लेते हैं, ए आपका 3 है, बी 4th है। ठीक है, और सी आपका 1 है, डी 2 है। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर हियर एंड दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। तो मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये एंजॉय किया होगा नहीं किया होगा, जो भी बात है। अगर आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना है या मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग टू लर्न अ लॉट इन साइकोलॉजी, यू कैन ऑल्सो फाइंड मी ऑन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं टेक्स्ट बुक पे पढ़ाती हूँ। यू व्हाट यू विल हैव टू डू हियर इज जस्ट यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे जाने के बाद आपको वैसे भी मतलब मेरा नाम टाइप करोगे तो मैं दिख ही जाऊंगी टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, यहाँ पे कोई वीडियो होगी मेरी खुली हुई, लेट मी जस्ट find myself here. All right, this is my feed basically. Anyway, so यहाँ पे बस क्या करना है, टेक्स्ट बुक नेट JRF जो है वो टाइप करना है इस तरीके से, और आपको मेरी वीडियो दिखेगी। लेट मी जस्ट शो इट टू यू वेयर यू विल फाइंड मी हियर। और यहाँ पे जाके लाइव सेक्शन में या फिर ऐसे होम पे भी जाके आपको जहाँ पे भी मेरी शक्ल दिखती है, दिस इज माई फेस, क्लिक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, 4 बजे डेली मेरी क्लास होती है, तो मेक श्योर ये टाइमिंग नोट कर लेना एंड दैट इज इट फॉर टुडे। ऑलराइट, बाय।